नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं मेंस का जो पेपर 2 है, यानी पेपर 1 का जो पार्ट बी हुआ था 14th ऑफ जुलाई को। आज हम उसका डिस्कशन देख रहे हैं। ये जो पेपर है मेंस का, ये मध्य प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 जो सेंटर थे, वहाँ पर इसका एग्ज़ाम कराया गया था और बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर भी आए और उनके मार्क्स जो हैं उनको हम जारी कर रहे हैं वहाँ पे। मॉडल आंसर हमने शेयर कर दिया था, आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक बार थोड़ा-सा ये बताना कि जो लोग पहली बार दे रहे हैं या जो लोग बार-बार मेंस अपीयर कर रहे हैं बट वो पास नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये बात समझ में आए कि मेंस में हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं या आंसर्स को कैसे लिखना है। तो एक आंसर राइटिंग के सेशन के रूप में भी इसको देखते चलिए। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 2 नंबर के जो 15 क्वेश्चन थे, ये फुल लेंथ पेपर था। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था दून और द्वार। आप सभी लोग जानते हैं, इसे मिलती-जुलती मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, हरिद्वार और देहरादून, है ना? और ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीईआरटी से लेकर के जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप नोट्स देख रहे हैं, उन सभी जगहों पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। मेरी जानकारी ये है या मेरे से जो बच्चे मिल रहे हैं, जिनसे बात हो रही है, उनका कहना ये है कि पेपर टफ नहीं है बट लिखा कैसे जाए ये बड़ा इश्यू है। 2 नंबर के प्रश्नों को लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस पर कोई 2 या 3 टेक्निकल फैक्ट्स लिख दीजिए। पीएससी वैसे भी आपसे शब्द सीमा 10 शब्दों के अंदर इसकी उम्मीद कर रहा है, ठीक है? तो आप बहुत लंबा आंसर लिखने की बजाय कि वो आपके 20-30 शब्दों में चला जाए, इससे अच्छा है कि 2 से 3 टेक्निकल पॉइंट्स बता दीजिए कि दून और द्वार कौन से हिमालय के क्षेत्र हैं। तो जैसे इस आंसर को मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे देखिए शिवालिक और लघु हिमालय का जो एरिया आप देख रहे हैं, है ना? शिवालिक हिमालय का और लघु हिमालय का जो क्षेत्र है उसके बीचों बीच कई समतल संरचनात्मक जो घाटियां देखने को मिल रही हैं, उनको पश्चिमी क्षेत्र में, यानी हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें दून कहते हैं और पूर्वी जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वो द्वार कहते हैं, और हरिद्वार और देहरादून इसके एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे हिसाब से 10-12 शब्दों में इस बात को कह दिया गया है। ये सबसे आइडियल वे है ना बात को कहने का। शब्द सीमा का भी पालन हो रहा है और आपका कंटेंट, आप पूरी जानकारी जो देना चाह रहे हैं वो भी कह पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, पार्वती घाटी पूछी गई है। ज्योग्राफी के प्रश्नों में ध्यान रखिए कि हमेशा आपको क्या बताना चाहिए, अवस्थिति, कि वो जो चीज है वो कहाँ अवस्थित है ना, लोकेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये मॉडल आंसर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये हम आपको शेयर भी कर देंगे उस पर पीडीएफ वाले ग्रुप पर। आप मैंने इसके पहले इसी यूट्यूब चैनल पर जो है 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नों को कैसे लिखा जाए उसे बहुत डिटेल उदाहरण के साथ में मैंने उसको समझाया था। अब वही प्रश्न जो है वो 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के प्रश्नों में हैं। तो आपको अगर कभी डेडिकेटेड उनके लिए क्लासेस देखनी है तो आप वो बिल्कुल निःशुल्क है, आप जा कर के उसको यूट्यूब पर उसको देख सकते हैं, आंसर्स कैसे लिखें। और हमारा जो दिया गया नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बात भी कर सकते हैं उस पे। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है वहाँ पर स्थित है, कुल्लू के पास में स्थित है और ये बहुत फेमस एरिया है। यहाँ पर सिख जो धर्म के लोग हैं, मणिकरण शहर यहाँ पर है जिसमें हॉट वाटर गीजर, है ना, गर्म पानी का स्रोत यहाँ से निकलता है और गुरुद्वारा बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा वहाँ पर। तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक गतिविधियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। 2-3 फैक्ट्स आपको बताने हैं, इसमें तो हमने 5 फैक्ट बता दिए और शब्द सीमा का पालन भी किया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। पोलर वर्टेक्स पूछा गया है, ध्रुवीय भंवर, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि ये समताप मंडल के क्षेत्र में अवस्थित है। लो जो प्रेशर बेल्ट का एरिया होता है वहां पर है। परिभ्रमण मतलब सर्कुलेशन, है ना, चक्रीय जो घटना होती है उस तरीके से दिखता है यहाँ पर, जो ध्रुवों पर घटित होती है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। आपने वर्ल सुना होगा, जो पानी के अंदर भंवर उठती है जब बाढ़ आती है नदियों में, वैसी ही स्थिति है, लेकिन ये ध्रुवीय क्षेत्रों में हो रहा है और इसमें गैसियस जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है। शीत ऋतु में क्रिएट होती है। नॉर्थ पोल पर ये माना जाता है क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वहीं पाए जा रहे हैं, है ना। तो किसी और के लिए कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही है, हम अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम दक्षिणी ध्रुव की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं। और ध्रुवीय भौर का जो निर्माण आप देख रहे हैं वो पोलर रीजन्स में होता है। मिड लैटिट्यूडनल जो एरिया होता है 45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री का जो एरिया है वहां पर ये माना जाता है कि वहां पर बनेगा। तापीय विभेदन का मतलब हुआ थर्मल डिफरेंसेस, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं क्रिएट होती हैं, है ना। तो ये घटना है। इस उत्तर को हमने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है 3 लाइनों में, लेकिन आपको इसको लिखना 10-12 शब्दों के अंदर ही है ना। 3 कंटेंट के साथ आप इसको लिख पाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरपाल ये क्या चीज़ है उस पर पूछा गया है। तो नहीं, ये एक्चुअली वीरपाल नहीं है, ये हीराकुंड परियोजना है। प्रश्न पूछा गया है हीराकुंड परियोजना, है ना, वो गलती से लिखा हुआ था। उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर निर्मित है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध माना जाता है, ये आपको पता ही है। हीराकुंड बांध या परियोजना जो है वो कोई इतना बड़ा टफ प्रश्न नहीं है। आंसर्स आप सभी को पता है, आपके सभी के पास में एक अच्छा खासा कंटेंट है उसको लेकर के कि नहीं हमें क्या फैक्ट्स बताने हैं, क्या फैक्ट्स लिखने हैं, कैसे लिखा जाए वो हम जरूर देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये उसका आंसर है, तो देखते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, बायोटेक फार्मर, आंसर लंबा दिया है लेकिन इसमें से कंपाइल कर लीजिए। हमने कुछ आंसर्स जानबूझ करके इसलिए बड़े दिए हैं क्योंकि वो बच्चों के प्रश्न ये रहते हैं कि सर ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाते, तो थोड़ा सा समझने के लिहाज से हमने बता दिया है। इससे बिल्कुल भी ना समझें कि आपको 2 नंबर में इतना प्रश्न लिखना है ना, ये तो 40 वर्ड्स के आसपास हो गया। क्या क्या निकाल लें यहाँ से, यह किस विभाग की तरफ से चल रही योजना है, बायोटेक किसान, नोडल कौन है, कौन सा विभाग इसके लिए नोडल है ना, नोडल नोडल एजेंसी कौन है, तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग मतलब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। उद्देश्य क्या है, देखिए एक लाइन में बात कही गई है कि पूरे देश के किसानों को, वैज्ञानिकों को और वैज्ञानिक संस्थाएं हैं हमारी विज्ञान से संबंधित, उनको एक साथ, है ना, कनेक्ट करना है, एक ही नेटवर्क से जोड़ना है ताकि कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक हम बेनिफिट उठा पाएं। महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि नमो दीदी जिसमें ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है महिलाओं को, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, प्रशिक्षण दी जा रही है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर महिला बायोटेक किसान जो है फेलोशिप की शुरुआत भी की गई है। तो फैक्ट्स आपके पास में बहुत सारे हैं, इसमें से कोई सा भी 2 या 3 आप फैक्ट्स दे देंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के ओरिएंटेशन में अगर हम बात करें तो। ठीक है, बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर चलें, मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। 2 तरीके के मोटे अनाज हैं। देखिए, प्रमुख मोटे अनाज मेजर मिलेट्स जो होते हैं उसमें ज्वार है, sorghum है, रागी है। जबकि जो सेकेंडरी लेवल के हैं, गौड़ जिनको माइनर कहा जा रहा है, उसमें कंगनी है, कुटकी है, कोदो है ना, वरिगा या पुनरवा है और सावा है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि मिलेट्स प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना ये बहुत चर्चा में है और इन इससे छुपी हुई बहुत सारे प्रश्न और पूछे जाएंगे आगे चल करके, तो इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाता है वहाँ पर हमको सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे और संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, है ना, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं, तो इष्टतम प्रयोग जिसको हम कह रहे हैं, जैविक कृषि वगैरह उसमें जुड़ी हुई है। तो इसमें जो फसल प्रतिरूप है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उसमें एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कम्युनिटी असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर होती है जिसमें समुदाय, है ना, सामुदायिक कृषि क्या होती है, पूरा पूरा समुदाय उसमें जड़ता है। ट्राइबल लोगों को आप देखेंगे तो वहाँ पर व्यक्ति की निजी भूमि नहीं होती, वहाँ पर पूरे समुदाय की भूमि होती है और पूरे सामुदायिक लोग जो है तो लग करके वहाँ पर खेती करते हैं। विभिन्न प्रथाओं और सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो पर्यावरणीय प्रबंधन करेगा, आर्थिक लाभप्रदता प्रदान करेगा और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करेगा। सतत कृषि का उद्देश्य वही है ना। भूमि के अधिकतम दोहन, इस तरीके का दोहन कर लिया जाए जिससे कि भूमि की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो जाए, पर्यावरण पर नुकसान पहुंचे। पानी इतना यूज कर लिया जा रहा है फसल में कि उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन है वो बच ही नहीं रहे हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। सतत कृषि का मतलब है कि इन सभी का संतुलित तरीके से प्रयोग करना है ताकि अगली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचें। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय जल नीति पूछी गई है। 2-3 फैक्ट्स बता दीजिए। सबसे पहले बता दीजिए कब लागू हुई, है ना, आपके उत्तर में लिखा हुआ है। क्यों लागू की गई, ऐसी समस्या क्या चल रही थी। तीसरी बात यह है कि इसका महत्व क्या है, उद्देश्य बता दीजिए या महत्व बता दीजिए वहां पर। तो पहली जल नीति 87 में आई थी, 2002-2012 में इसको संशोधित किया गया, यानी लेटेस्ट वाली जो आप देख रहे हैं वो 2012 की है। क्योंकि प्रश्न में राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष की है ये नहीं पूछा गया, है ना, उसने पूछा कि राष्ट्रीय जल नीति क्या है। तो पानी को लेकर के जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जल को लेकर के जो नीति बनाई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है ना, संशोधित किया गया। इसका मतलब है कि पहले हमारे उद्देश्य कुछ और थे और बाद में कुछ और हुए, है ना। वर्तमान में क्या चल रहा है, जलवायु परिवर्तन, तो इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए आप लोग को पता होगा कि अब भारत में और विश्व में एक विशेष प्रकार की एग्रीकल्चर की जा रही है जिसको कहते हैं CRA, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, है ना, कृषि जलवायु सह कृषि, है ना। क्योंकि बदलती हुई जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसमें कौन सी फसलें हो सकती हैं, कृषि के कौन से वर्जन जो है उसमें
काम कर पाएंगे, कौन सी वैरायटी के बीज काम करेंगे वहाँ पर, उसको लेकर के बात हो रही है। तो जल नीति का मतलब हुआ कि ऐसी फसलें, ऐसी कृषि पद्धतियाँ जिसमें जल की न्यूनतम हानि हो, है ना, जिसमें बहुत कम उनका प्रभाव प्रयोग किया जाए। अत्यधिक वर्षा को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, वर्षा जल जो है। ग्रीष्मकाल के दौरान पानी की कमी ना होने दिया जाए, बल्कि उसको उसकी जो आपूर्ति है उसको सुनिश्चित किया जाए लगातार तरीके से। नदियों का जो सूख जाना है इसको देखा जाए, इसको सही तरीके से नियंत्रित किया जाए। नदियाँ सूख जा रही हैं तो आप देख रहे हैं ना, इंटरलिंकिंग हम कर रहे हैं, नदियों को एक दूसरे से जोड़ भी रहे हैं इसीलिए, ठीक है। पानी की गुणवत्ता, जिन जगहों पर पानी उपलब्ध है ना, तो अब किसी भी बहते हुए पानी को आप पी नहीं सकते डायरेक्टली, है ना, क्योंकि वो पीने योग्य है नहीं। तो आपको पहले वाटर जो इंडेक्स है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कितनी है, बीओडी और सीओडी कितना है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। नदी प्रदूषण की जैसी समस्याएं जो हैं इन सभी को निपटाया जाएगा। नमामि गंगे और नमामि देवी नर्मदा जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं जल के शुद्धिकरण, उनके परिष्कृत रूप और इस तरीके से जल की उपलब्ध कराना है कि जिससे आम आदमी जो है ना, आप देख रहे हैं कि आप जब भी ट्रेवल करते हैं आपको हमेशा बॉटल वाला पानी खरीदना पड़ता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो कि बेघर है, लाचार है, जो कि मतलब जिसके पास में कुछ भी नहीं है, अगर वो दिन भर में अपने लिए कुछ पैसे मांगता है, भिक्षा से प्राप्त करता है, और अगर उसके पास में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो बीमारी होने की कितनी संभावना है और वंचित वर्ग के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये सब चीज़ थोड़ा सा देखता है। ये राष्ट्रीय जल नीति है। आगे चलें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब लागू हुआ? आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, अक्टूबर 2007। ऐसे प्रश्नों में जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए, कई लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं आप इसमें बहुत लंबा आंसर लिखिए, लेकिन आपको इसमें बहुत लंबा आंसर बिल्कुल नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है। अगर पूछ रहा है कि कोई आपातकाल कब लगा, तो आप सीधे उसमें वर्ष लिखिए, तो भैया 1975, है ना, वर्ष 1975। बहुत ज़्यादा अगर हुआ लिखने के लिए तो आप सिर्फ उसमें ऐसा लिखिए कि आपातकाल भारत में वर्ष 1975 में लागू हुआ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से कोई भी तथ्यात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जबरदस्ती उसमें दूसरा फैक्ट देने या तीसरा फैक्ट देने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आपका अनावश्यक टाइम भी जा रहा है और आपको ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि कब लागू हुआ है, वो आपसे वर्ष या तिथि पूछ रहा है, आपको पता है, सीधे उसको लिखिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर भी इस तरीके की इरिटेटिंग बिहेवियर से बचना चाहता है कि आप हर चीज़ का बहुत लंबा आंसर लिखते हैं। गॉट इट। हिंद महासागर डायपोल, इंडियन ओशन डायपोल जो है ये आप लोग को पता ही होगा, है ना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो हिस्सों में जब ये बढ़ जाता है तो उससे भी मानसून हमारा प्रभावित होता है। पश्चिमी हिंद महासागर, है ना, पश्चिमी हिंद महासागर जो आप देख रहे हैं और पूर्वी हिंद महासागर जो आप देख रहे हैं, की तुलना में बारी बारी से गर्म और ठंडा होना। पश्चिमी हिंद महासागर मतलब अरब सागर, पूर्वी हिंद महासागर मतलब बंगाल की खाड़ी। इन दोनों में तुलनात्मक रूप से टेम्परेचर जब ज़्यादा और कम होता है तो उसकी वजह से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो इंडियन डायपोल हमारे यहाँ पॉजिटिवली वर्क भी करता है और नेगेटिवली वर्क भी करता है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके के प्रभाव है, जो कि आपको नीचे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, देख लीजिए उसको, ठीक है। ज़्यादा लिखने के लिए है नहीं क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है वहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार कोयला के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है ना। ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट जारी होता है, बजट से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है। वॉल्यूम 1 जो आप देख रहे हैं उसमें ये डेटा दिया हुआ है, एज इट इज़ हमने इसको दिया हुआ है यहाँ से। अब डेटा पे थोड़ा ज़्यादा काम करिए, पीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इस तरीके के प्रश्न पूछ रही है, ठीक है, इसको गंभीरता से लीजिए। डायरेक्टली उसमें 4th स्थान है ना, इसको लिख करके खत्म करिए। एमएसएमई लिखा हुआ है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस होती हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो आप देख रहे हैं, उनके लिए बात की गई है। ये देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 29% का योगदान देते हैं। अगर हम माने कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है तो ये लगभग 40% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एमएसएमई, है ना। तो भारत में जो हैवी इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज का पॉपुलेशन इनमें इन्वॉल्व है, एमएसएमई में। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। मल्चिंग लिखा हुआ है। मल्चिंग हॉर्टिकल्चर की यानी बागवानी की एक विधि है ना, एक लंबे समय से स्थापित बागवानी की विधि जिसमें पौधों के चारों ओर जमीन पर मृदा की एक परत फैला दी जाती है। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो जानते होंगे कि जो पौधे बहुत दिनों से लगे हुए हैं उनकी जड़ों के आसपास मिट्टी को पलटा जाता है ना। और इससे क्या होता है कि जो कैपिलरीज बन जाती हैं, है ना, कैपिलरी आप लोगों ने स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि आप ऊपर से पानी डालते हैं तो कैपिलरीज बन जाती है तो पूरा पानी नीचे चला जाता है। तो मिट्टी को जब हम उलट पलट देते हैं तो उससे क्या होता है कि जल धारण करने की क्षमता, वायु के पहुंचने की क्षमता, मिनरल्स का जो
शिफ्टिंग है, एक्सचेंज जो है वो हो जाता है वहाँ पर। मल्चिंग एक ऐसी विधि है जो सामान्यतः आपको शुगर केन वगैरह में देखने को मिलेगी। मिट्टी की एक परत फैलाना शामिल है ताकि उनकी जड़ों को गर्मी, ठंडी या सूखे से बचाया जा सके और फलों को साफ रखा जा सके। गन्ने की खेती में जनरली ज़्यादा यूज़ होता है, तो जिन लोगों ने कभी देखा हो कि गन्ने की खेती कैसी होती है, तो वहाँ पे जानते होंगे, ठीक है? या आप इसको फ़ोटो खींच करके भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट दिया हुआ है। फुटप्रिंट मतलब आपके निशान, है ना? वैसे तो कदमों के निशान हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी कैसी छाप छोड़ रहा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये हुआ कि हम अ, है ना? पृथ्वी का वह क्षेत्रफल जो किसी व्यक्ति, शहर या किसी देश के भौतिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हो, उस व्यक्ति, शहर अथवा देश का पारिस्थितिक फुटप्रिंट कहलाता है। ये तो खैर डेफिनेशन हुई, थोड़ा समझा दें आपको इसको क्या होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो इस प्रकृति से वो अपने जीवन को जीने के लिए, एक व्यक्ति मान लीजिए कि 70 साल तक जीवित रहता है, तो 70 वर्षों में उसने इस प्रकृति से क्या-क्या चीज़ें हासिल की, ठीक है? मतलब हमने अपना पूरा जीवन जीने के लिए किन-किन चीज़ों का उपयोग किया, इस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया। और एनवायरनमेंट यानी इकोलॉजी जो हमारे आस-पास में है, इकोलॉजी, वो कैसे प्रभावित हो रही है और वहाँ पर हम अपने कितने निशान छोड़ रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं और उठते ही आपने सबसे पहले लाइट ऑन की, तो आपके स्विच ऑन कर देने से आप कार्बन का उत्सर्जन करना शुरू कर देते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट है। ठीक उसी तरीके से इसका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा गया है। ठीक है? क्योंकि आपकी गतिविधि लाइट को जलने के लिए आपके घर में जो सप्लाई हो रही है, जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं पानी को टरबाइन पर घुमाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को निकाला जा रहा है या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को निकाला जा रहा है। तो इसकी हम क्या कीमत चुका रहे हैं और आपकी वजह से एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है? मध्य प्रदेश में सनराइज़ इंडस्ट्री, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, उभरते हुए जो उद्योग होते हैं उनको सनराइज़ इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसे उद्योग जिनके भविष्य में विकसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है? कैसे हैं? ये वो उद्योग हैं जिनमें तेज़ गति से विकास कर रहे हैं और भविष्य में महत्वपूर्ण बनने की उम्मीद है, उच्च विकास की क्षमता है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की उनमें कैपेसिटी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आप देख रहे हैं ना? सॉस, है ना? केचअप, है ना? स्क्वैश जो आप देख रहे हैं, है ना? इन सभी को लेकर के अब तो प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना जो आप देख रहे हैं मिलेट्स वाली, उसको लेकर के और ओडीओपी और जीआई टैग को लेकर के बहुत सारे ऐसे एडिबल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको लेकर के हमारे ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप हो रही हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ जो आप देख रहे हैं, है ना? इसमें भी है, जहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है और उससे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, है ना? इस तरीके की चीज़ें। अंतरिक्ष का पर्यटन यानी स्पेस का जो आप देख रहे हैं, ये तो खैर भारत के लेवल पे भी है। हाइड्रोजन ईंधन को लेकर के भी बात हो रही है, तो हाइड्रोजन माइक्रोट्यूबियल सेल्स, है ना? ऐसी जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। 2 नंबर के प्रश्नों में ये अंतिम प्रश्न था, ये सनराइज इंडस्ट्री है। इसको बहुत ध्यान से याद रखिए। हो सकता है कि आपको ना पता हो और एग्जाम में ना पूछा जाए डायरेक्टली इस तरीके से, लेकिन आपको लिखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के विकास में सबसे बड़ा सहयोग अगर आप देखते हैं तो किसका हो सकता है। तो आपको एक फैक्ट भी मिल गया है सनराइज इंडस्ट्री का। ठीक है? अब हम 7 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए 7 नंबर के जो प्रश्न हैं उसमें आप देख रहे हैं कि शब्द सीमा जो दी गई है उसके तहत लिखेंगे। इनको लिखने का मैं एक तरीका बता देता हूँ, बाकी तो खैर कंटेंट जो लिखा हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर संक्षिप्त टिप्पणी वो कह रहा है, 7 नंबर के जो प्रश्न है उस पर कोशिश करिए कि 6 से 7 पॉइंट टेक्निकली, है ना? टेक्निकली जब मैं बोलता हूँ, जब तथ्यात्मक जानकारी की मैं बात करता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जो 7 पॉइंट हैं वो रिपीटेड ना हो। कि आप पहले पॉइंट पे कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी खेती होती है और दूसरे पॉइंट पे बता रहे हैं कि ऐसी-ऐसी फसल होती है ना? ये कोई नई जानकारी नहीं है। तो आपके 7 के 7 पॉइंट जो हैं वो नई जानकारी देने चाहिए। तो 7 नंबर के प्रश्नों में कोशिश करिए कि पॉइंटर फॉर्म में आप 7 अलग-अलग जानकारी दीजिए, उस क्षेत्र पर, उस विषय से जुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार पूछा गया है, सबसे पहले बताइए उसकी, पहले पॉइंट पे आप बताइए उसकी अवस्थिति, कि वो भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है। गोंडवाना लैंड, दक्कन ट्रैप, मिट्टी कैसी है। फिर आप बताइए कि वो चारों 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ जो एरिया है प्रायद्वीपीय पठार का, उसकी वजह से वहाँ पर बंदरगाह क्षेत्र हैं, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, विदेश व्यापार जो है वो विकसित है और इसका सामरिक महत्व भी है। औद्योगिक के साथ-साथ इसका सामरिक महत्व है। युद्ध के समय हमारी जो
EEZ है हमारा जो समुद्री जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम जिस तरीके से सबमरीन और इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए इसका इम्पोर्टेंस है। फिर आप बताइए कि यहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है, तो कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं। भारत में जो सबसे बहुमूल्य खनिज है, वैल्यूएबल मिनरल्स, उसमें से मोस्ट ऑफ चीज़ें यहीं से निकल रही हैं। भारत की लगभग 30% या 35% जो आबादी आप देख रहे हैं वो दक्षिण भारत में है। प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें वो निवासरत है, ठीक है। फिर आप उसमें अगले पॉइंट में बताइए कि यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ें विकसित हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ पर संभावना दिखती है, क्योंकि पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र या अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, ठीक है ना। सेवा से भी जुड़ा हुआ है, ये भी आप जानते हैं। उद्योग की अवस्थिति तो बताइए बताइए, क्योंकि आप फैक्ट्रियां बताएंगे, आप माइंस बताएंगे कि सोना कहाँ से निकलता है, लोहा कहाँ से निकलता है, एल्यूमिनियम कहाँ पर है ना। डैम कौन कौन से हैं वहाँ पर प्रमुख, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। और विश्व स्तर की कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ऐसे करके 6-7 पॉइंट जो हैं हमने अपने आंसर में भी बता दिया है, वही लिखा हुआ है, ऐसे बताइए। ज्योग्राफी में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करनी है, ठीक है। मान लीजिए कि यही प्रश्न अगर 10 नंबर में पूछा होता है तो आपको फिर आगे चल करके राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, भूगार्भिक, भौगोलिक, इन सभी विषयों पे आपको चर्चा करनी थी, है ना, इंक्लूडिंग विद सामाजिक भी, कि जनसंख्या का पैटर्न कैसा है ना, ट्राइबल लोग ज़्यादा हैं, है ना, या किस तरीके का समाज है, उस पर भी बात कर ली जाएगी। अपवाह तंत्र पर प्रश्न पूछा गया है, अपवाह तंत्र के प्रकार पूछ रहे हैं। ये अपवाह तंत्र क्या होता है आपको पता ही है ना, नदियों का जो बहाव क्षेत्र होता है जिसपे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, फ्लो करता है। डिफिनीशन दी हमने सबसे पहले यहाँ पे, और देन उसके बाद हमने क्या बताया कि कितने तरीके का है ना। तो 2 भागों में बांटा गया है, क्रमवर्ती, अनुवर्ती। आगे चल करके हमने इसको और डिवाइड किया, है ना। परवर्ती नदियाँ जो आप देख रहे हैं उसमें अक्रमवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों का जो आप देख रहे हैं, है ना। तो ये कुछ उसके डिवीजन है। आंसर 7 नंबर से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। उद्देश्य ये था कि आपके पास में कंटेंट ना हो तो पहुंच जाए, लेकिन जब आप इसको लिखने के लिए आएंगे तो सिर्फ एक एक पॉइंट ही लिखिएगा। हमने तो एक एक पॉइंट के 2-2 पॉइंट भी अंदर दे दिए हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है इसका उत्तर लगभग 100 शब्दों की सीमा में जा रहा है आपके मॉडल आंसर में। कोशिश करिए कि इसको 60-70 में सम अप कर लीजिए, एक एक पॉइंट से ऊपर इसको जाने मत दीजिएगा आगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अब नहीं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है ITCZ, ठीक है। तो ITCZ जो आप देख रहे हैं, ITCZ आप लोग को पता ही है, इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन होता है ना, 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जिसको हम वर्चुअल या थर्मल इक्वेटर भी कहते हैं, है ना। वो सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो जुड़ी हुई हैं, और ये वो क्षेत्र होता है पृथ्वी का जहाँ पर हवाएं सर्कुलेट करती हैं, है ना। एक सर्किल क्रिएट होता है वहाँ पर। तो ITCZ की स्थिति बताई गई है, ये पूरी की पूरी। ITCZ के बारे में आपको सबसे पहले बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी अवस्थिति क्या है। फिर बताइए कि इसका विश्व और भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है ना। गर्म हवाएं, है ना, समुद्र का जो पानी है वो आप देख रहे हैं कि ऊपर उठता है ना। गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हो जाती हैं, नीचे गिरती हैं, बारिश करती हैं। तो जिस क्षेत्र में वो नीचे सेटल डाउन होती है वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये दुनिया का सबसे अधिक वर्षा करने वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वो है। यहाँ पर साल भर मौसम बहुत उमस वाला बना रहता है, यहाँ पर ठंड कभी भी नहीं पड़ती। पूरे विश्व में ये जो बेल्ट है यहाँ पर ठंड कभी नहीं पड़ती। जिस जगह पर उमस होगी, जिस जगह पर बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ पर किस तरीके की मिट्टी पाई जाएगी। अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षमता नहीं होती। सघन वन पाए जाते हैं, और सघन और बड़े वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर दुनिया के सबसे विशालकाय जीव पाए जाते हैं। जैसे आपने अमेजन रिवर का एरिया देखा होगा तो वहाँ पर एनाकोंडा आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्यूमा आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। आपको अफ्रीका का और एशिया का जो क्षेत्र आप देखेंगे वहीं पर आपको हाथी देखने को मिलेगा, जो कि ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े पशुओं में से एक है। आपको दरियाई घोड़ा देखने को मिलेगा, हिप्पो मिलेगा, आपको राइनो मिलेगा वहाँ पर, है ना। दुनिया में के जो सबसे बड़े जो जीव हैं, जिराफ मिलेगा अफ्रीका में आपको वहाँ पर, है ना। और ये सब पूरा का पूरा जो लाइन आप देख रहे हैं, ये ITCZ का जो जोन है वो है। भारत के मानसून पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे उतना ही तेज हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आप देख रहे हैं वो आता है, ठीक है। तो लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, इसका भी रोल है, हमने इसको बता दिया है, देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है रेगुर मृदा पर टिप्पणी, है ना। रेगुर मृदा मतलब ब्लैक सॉयल। मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि भारत के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है या विश्व के कंटेक्स्ट में। तो आपको पता है कि विश्व का भूगोल मध्य प्रदेश के सिलेबस में, अब जो पीएससी है उसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं बचा। तो इस प्रश्न को पूछने का औचित्य दो संदर्भ में है, भारत के और मध्य प्रदेश के सिलसिले में। तो आपको सबसे पहले बताना है कि भारत के किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, या आप सीधे बताइए कि ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वो कृषि क्षेत्र में या भारत के संपूर्ण क्षेत्र में काली मिट्टी का, रेगुर सॉइल का कितना एरिया काउंट करती है। फिर मध्य प्रदेश में बता दीजिए। फिर बताइए कि इस मिट्टी का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है, क्या कम पाया जाता है, पोटेशियम ज़्यादा है, नाइट्रोजन कम है ना। फर्टिलाइज़र की क्वालिटी कैसी है, मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी कैसी है, उसकी उर्वरक क्षमता कैसी है, कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन कौन सी नदी घाटी के क्षेत्र में ये पाई जाती है। जैसे नर्मदा रिवर का अधिकांश जो क्षेत्र आप देखेंगे नदी घाटी का क्षेत्र, तो वहाँ पर आपको ये काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। कौन सी फसलें, उन फसलों का क्या सिग्निफिकेंस, और कौन कौन से उद्योग अवस्थित हैं वहाँ पर, और मिट्टी की वजह से जो है वहाँ की पूरी जो सामाजिक बसावट होगी, सांस्कृतिक जो क्षेत्र होगा वो विकसित होगा इस तरीके से। फिर बताइए इसके निष्कर्ष में कि काली मिट्टी के क्षेत्र की वजह से ही, रेगुर सॉइल के क्षेत्र की वजह से ही आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एरिया आप देख रहे हैं मालवा का पठार, वो सर्वाधिक विकसित है। या इसी तरीके से हम भारत के सिलसिले में बात करें तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर जो आप देख रहे हैं, जिसको हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कपास की खेती, गन्ने की खेती, इन सभी फसलों के लिए वो बहुत लाभदायक माना जाता है। तो आंसर को आपको इस तरीके से फ्रेम करना है। ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी आंसर तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। सिंचाई की विभिन्न तकनीकों की चर्चा करिए। आपको भी पता है कि भारत में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं हो पाए हैं, अभी हमारे यहाँ परंपरागत तकनीकें ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पर जब इंट्रोडक्शन दीजिए पहले पॉइंट पे, तो आप ये बताइए कि सिंचाई की विभिन्न तकनीकें पूछ रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में नहीं है, भारत और मध्य प्रदेश के सिलसिले में है। आप बताइए कि भारत में या मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर अधिकांश सिंचाइयाँ जो हैं वो नहरों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से है ना। बावड़ी, तालाब, इन सभी के माध्यम से हम लोग अपने यहाँ सिंचाइयाँ करते हैं। नलकूप जो हैं वो भी हैं वहाँ पे। फिर ये बताइए कि कौन-कौन सी टेक्निक्स है और कैसे-कैसे उससे करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कुआँ और ट्यूबवेल से बता दिया है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं। बस आपको यहाँ पर ये बताना चाहिए कि अगर कुएँ से सिंचाई करते हैं या ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है? और फिर अंतिम में जा कर के आगे हमने जब इसको और डिटेल में दिया, नहर सिंचाई आप देख रहे हैं, है ना? तो हर एक का हमने बता दिया है कि इसमें पॉजिटिव क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, ठीक है? लास्ट में लिखा हुआ है टैंक सिंचाई, तो ये तो खैर सभी अपने-अपने जगहों पर हैं, ये तो फैक्ट्स हैं, इनको आप पढ़ेंगे ही। इसके लास्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको निष्कर्ष में हमेशा ये लिखना पड़ेगा कि कौन-सी सिंचाई की विधि जो है वो सबसे बेहतर है, और उसका प्रयोग करने पर हम सतत कृषि की जो अवधारणा है, उससे हमेशा संलग्न रहेंगे, है ना? सतत कृषि को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो पानी का अगर हमको सबसे अनुकूलतम प्रयोग करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मिनिमम उसका यूज़ करना। तो जैसे इज़राइल से भी हम लोगों ने एक मेथड अभी सीखी हुई है, ड्रिप इरिगेशन वाली जो है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यही है ड्रिप, फव्वारा है ये, स्प्रिंकलर वाला। अगला प्रश्न देखें। सिंपल सा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको पॉइंटर में लिखना है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर का प्रश्न है। कोशिश करिए कि आप 6 से 7 पॉइंट दे दीजिए, है ना। इतने में एग्जामिनर जो है उसको जब 7 पॉइंट मिलते हैं तो वो समझ जाता है, वो उसको बड़े इत्मीनान से पढ़ता है क्योंकि आपने उसको सहूलियत दी है। लेकिन जब आप उसको पैराग्राफ स्टाइल में बहुत बल्कि आंसर लिख करके देते हैं तो कहीं न कहीं उसको सहूलियत नहीं मिलती, तो वो बड़े बेमन से उसको चेक करता है और कुछ भी एवरेज मार्किंग करके निकल जाता है। तो आपका अच्छा लिखा हुआ आंसर भी कोई चेक नहीं करेगा। इसलिए आंसर को इस तरीके से लिखिए कि लोग पहली बार देख करके उसको समझ में आ जाए। पहले पॉइंट में क्या कीवर्ड है वो देख लिया, सेकंड पे क्या लिखा हुआ है वो देख लिया, कीवर्ड बस वो देखेगा, वो पूरे आंसर को, पूरी लाइन को नहीं पढ़ने वाला। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला प्रभाव क्या है? वर्षा पर प्रभाव है, अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि, ठीक है। समुद्र जल स्तर पर प्रभाव बढ़ रहा है ना। क्या हो रहा है? आइस सीट जो है ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं पूरे दुनिया के। हिमालय जो माउंटेन है दुनिया का सबसे ऊंचा, वहां से बहुत सारी पिघल रहे हैं, और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है।
इसकी वजह से दुनिया के कई देशों में क्लाइमेट रिफ्यूजी आइलैंड बढ़ रहे हैं। ऐसे द्वीपों की, ऐसे महाद्वीपों की संख्या बढ़ रही है जो कि डूब रहे हैं। इनके लिए एक टेक्निकल वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर नोट कर पाएँ तो करिए। इनको क्लाइमेट रिफ्यूजी आइलैंड कहा गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से शरणार्थी बन रहे महाद्वीप या द्वीप, है ना, आइलैंड्स। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी हमने बात की ही थी, है ना। गेहूं को आप देखिए कि जिस ठंड के दिनों में फरवरी मार्च में जब उसको पक जाना चाहिए था, अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। इसलिए वो क्या हो रहा है कि विभिन्न जो फसलें हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उनका जो एक राइपनिंग टाइम था, फसल के पकने का समय था, या तो वो पहले हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है, या कई कई का तो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे धान जो है वो जब ज़्यादा उमस, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब बोई जाती है, और धीरे-धीरे करके टेम्परेचर कम होता जाता है 2-3 महीने के बाद जब उसको फसल को काटा जाता है। लेकिन अब तो टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी फसलों के पकने का समय जो है वो बढ़ रहा है। तो उपाय क्या है? उपाय है ऐसी फसलों के बीज को बोना या ऐसी फसलों को चिन्हित करना जो कि जलवायु में हो रहे परिवर्तन को बर्दाश्त कर पाएँ। जिनके लिए हमने सीआरए वर्ड यूज़ किया था, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स या क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ठीक है। मोटे अनाज जो है उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। तो कृषि पर प्रभाव इसको भी बता दीजिए। जैव विविधता पर प्रभाव, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि केवल ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप लोगों ने जीएस की किताबों में पढ़ा होगा कि पहले एक फैक्ट लिख करके आया करता था कि कौन सा एक देश है दुनिया का जहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते, और आंसर लिखा होता था फ्रांस वहाँ पर। लेकिन ये फैक्ट आज से लगभग 20-30 साल पुराना है, और इन 20-30 सालों में दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ी कि यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर टेम्परेचर गर्मी के दिनों में भी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, अब वहाँ पर बहुत ठीक-ठाक गर्मी चल रही है, वहाँ पर लू चलना शुरू हो गई है। इतनी गर्मी की वजह से वहाँ पर जो साल भर बर्फ़ से जो ढके हुए क्षेत्र हुआ करते थे, परमाफ्रॉस्ट की जो कंडीशन होती थी, उन सभी से हट करके अब आप देखेंगे तो वहाँ पर पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। नालियों में पानी बह रहा है, और जहाँ पानी होगा वहाँ मच्छर पनपेगा। मच्छर इसलिए पहले नहीं पनपते थे क्योंकि गर्मी के दिनों में भी आइस शीट क्रिएटेड होती थी। उस पर मॉस्किटो जो है वो अपने लार्वा नहीं दे सकता था, ठीक है। लेकिन अब जो बहता हुआ पानी है उसमें तो अंडे दे पाना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको इनको ध्यान देना है, और बिल्कुल टू पॉइंटर पर लिखिए कि मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से लाइफ स्टाइल डिसीजेस बढ़ रही हैं, है ना। आपकी जीवन शैली बदल रही है, और जीवन शैली की वजह से बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि कैंसर, है ना, उसके पहले डायबिटीज़, है ना, और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की, ठीक है। अगला प्रश्न है, माही नदी का अपवाह तंत्र कहाँ से गुजरती है, इस पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के हैं, उस राज्य के स्तर से हैं, कितने क्षेत्रफल को ये सिंचित करती है, कितने क्षेत्र में इसका पानी जो है तो पहुंचता है और उससे लोग अपनी खेती बाड़ी कर पाते हैं, इसके किनारों पर जो एरिया है वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस नदी का क्या सिग्निफिकेंस है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये कितना महत्व रखती है। ये 6-7 पॉइंट हैं जिनको आपको माही नदी के अपवाह तंत्र में डिस्कस करना है, ठीक है। ये एक बड़ा सामान्य तरीके का प्रश्न है कि वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। मतलब केवल आपको पॉजिटिव पॉइंट ही बताना है, सकारात्मक ही बताना है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष, है ना, मतलब आपको उससे इनडायरेक्टली क्या बेनिफिट मिल रहा है। जैसे हम कहें कि एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य, है ना, ब्यूटिफिकेशन। आप देखते होंगे कि अब जो बड़े शहर हैं, मध्य प्रदेश की जो बड़े शहरों को आप देखते होंगे तो देखते हैं कि शासन जो है वो चौराहों पर मिनी फॉरेस्ट या वर्टिकल फॉरेस्ट लगा रहा है, छोटे छोटे गार्डन लगा रहा है, वो छोटे छोटे पौधों को लगाता है वहाँ पे। हालांकि वो बहुत लंबा नहीं सर्वाइव कर पाते, लेकिन इस तरीके का जो ब्यूटिफिकेशन है ना, तो ये भी एक सेंस है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें लाभ क्या है, तो चीज़ों का बेहतर दिखना भी एक पॉजिटिव सेंस में काउंट होता है। तो 6-7 पॉइंट आपको पॉजिटिवली लिखने हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, 8वीं 9वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए इसको, ठीक है। बाकी आंसर आपके सामने ही है कि ध्वनि प्रदूषण से बचाता है, तो शोर से बचा रहा है, तो डस्ट से बचा रहा है ना। ध्वनि प्रदूषण वाला जो आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। सड़कों के किनारे सघन वनों का आरोपण इसीलिए होता है ताकि उसको ग्रीन मफलर कहा जाता है, ताकि वहाँ से डस्ट और साउंड दोनों ही जो है वो बाहर ना जा पाएँ, है ना। और जो आसपास के जो रिसाइडिंग प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोग, मानव बस्तियाँ जहाँ पर हैं, उन तक उनका इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको देख लीजिएगा।
सेकेंड लास्ट 7 नंबर के प्रश्नों में भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें अपना जो पहला पॉइंट होगा वो ये कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। सेकंड पॉइंट बताइए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में किस जगह से क्रिएट हो सकता है ना, किन किन स्थानों में इसकी संभावना है। हाल ही में कोई आया हो तो उसका नाम बता दीजिए, ठीक है। फिर आगे बताइए कि ये किस तरीके से काम करता है, जब ये समुद्र के क्षेत्र से निकल करके और जब ज़मीन पर आता है तो ये कितनी तबाही मचा सकता है, ज़्यादा घातक क्या होते हैं, है ना। साइक्लोन ज़्यादा घातक होते हैं कि एंटी साइक्लोन्स यानी चक्रवात ज़्यादा घातक होते हैं कि प्रति चक्रवात होते हैं, और ये सब डिटेल के साथ में फैक्ट्स बता दीजिए। भारत में कोई ऐसी अगर कोई घटना घटित हुई है जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा हो अगर, तो उसको बता दीजिए वहाँ पे, ठीक है। और ये बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा एनडीएमए एक्ट है 2005 का, वो इनसे लड़ने के लिए किस तरीके से हमको बुनियादी तौर पे सुविधाएं मुहैया कराता है, किन संस्थाओं का रोल रहता है उसमें, और अगर कुछ हो जाता है तो हमको इंस्टेंटली क्या करना चाहिए। जब इसका निष्कर्ष लिखें या लास्ट का जब पॉइंट लिखें तो वहाँ पे हमें ज़रूर लिखें कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये साल भर विश्व के हर एक महाद्वीप में आने वाली औसत घटनाओं जैसे हैं, और इनसे जूझने के लिए या इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में प्री डिजास्टर प्लानिंग। पहले हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है। जैसे आपने मध्य प्रदेश में नहीं सुना होगा, लेकिन उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तो ये आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे हिमालयन जो राज्य हैं हमारे, वहाँ पर आपको हमेशा भूकंप की संभावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। दिल्ली करीब में है तो वहाँ पर हमेशा घटना बनी रहती है। तो ये हमें पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसे डिजास्टर को आइडेंटिफाई करके उसकी तैयारी की जाए पहले से, और रिजर्व में चीज़ें रखी जाएं हमारे पास में कि मानव बल को अगर हमको लगाना है, रेस्क्यू फोर्स को लगाना है तो उसको भी कैसे लगाएं, अतिरिक्त फूड की अगर सप्लाई करनी है कभी इस तरीके के इमरजेंसी कंडीशन में तो कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पर बताते चलना है। लास्ट क्वेश्चन है 7 मार्क्स का कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है ना, अब इतना ही सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पर टिप्पणी कर दीजिए अपनी तरफ से। आपकी जो जानकारी है सामान्य चर्चा आपको जो है वो कर लेनी है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सबसे पहले तो इसका बताइए विस्तार की अवस्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वहाँ से लेकर के ये मध्य प्रदेश का कैमूर कटनी तक का जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ तक फैली हुई है ना। अर्धचंद्राकार इसकी संरचना होती है। और यूपी का जो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं वहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि वहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। नदियों के नाम लिखे हुए हैं पीछे, आप देख ही पा रहे होंगे। नदियों का जिक्र कर दीजिए। फिर आप ये बताइए कि यही जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है इसी वाले एरिया में लाल बलुआ पत्थर निकलता है जिससे कि अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनवाया था। भारत का जो राष्ट्रीय हमारा प्रतीक चिन्ह है सत्यमेव जयते, जिस पर लिखा हुआ है, जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, और अभी हाल ही में भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जिसका इनॉग्रेशन किया है वो इसी से प्रभावित है। अशोक ने यही जो अशोक स्तंभ बनवाया है वो इन्हीं पत्थरों से बनवाया गया था, जो कि विंध्यन शैल समूह, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से निकलने वाला जो शैल समूह है उससे ही किया गया था, ठीक है। ये पत्थर बहुत मजबूत नहीं होते हैं। ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट यानी जो कायांतरित चट्टानें होती हैं उनकी तुलना में ये भुरभुरे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, बहुत लंबे सालों तक नहीं चल सकते। लेकिन कलाकारी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि अगर इन पर कुछ उत्कीर्ण किया जाना है तो ये बड़े मुफीद पत्थर माने जाते हैं, बड़े इस तरीके से माने जाते हैं कि इन पर ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है ना, ईजिली डुएबल है उस पर। अगले पॉइंट में बताइए कि वहाँ पर क्या पर्यटन है ना। तो विंध्यन देवी का मंदिर आप जानते ही हैं, सबसे फेमस है ना। इसके अतिरिक्त जब आप नीचे के एरिया में आएंगे तो आप बताइए कि इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं और यूपी कौन कौन से ज़िले हैं। उन जिलों में जो पर्यटन क्षेत्र आप देख रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर दीजिए वहाँ पे। मध्य प्रदेश में आइए तो कटनी के बारे में बताइए कि कटनी में इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो हिस्सा है विंध्यन शैल समूह का, उसी में आपको कटनी में संगमरमर, है ना, या जो पत्थरों का की इंडस्ट्री आपको देखने को मिल रही है वो इसी पर स्थापित है। तो ऐसे करके 6-7 पॉइंट बताइए। औद्योगिक महत्व बता दीजिए, पर्यटन का महत्व बता दीजिए, और ये बताइए कि राज्य के लिए ये किस तरीके से काम करता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करता है। अगर किसी पर्वत को हम बॉर्डर मान लें तो उसके लिहाज से देखा जाए तो यही है, ठीक है।
लॉन्ग आंसर्स जो हैं, है ना, 10 नंबर के जो प्रश्न आप देखने को मिलेंगे आपको, उसमें जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सॉइल इरोजन क्या है और मृदा अपरदन के कारण बताइए, है ना। मृदा अपरदन क्या है और उसके कारण बताइए। तो प्रश्न बड़ा फैक्ट सा है। मिट्टी का कटाव, है ना, किस किस वजह से हो सकता है? हवा की वजह से हो सकता है, पानी की वजह से हो सकता है, ग्लेशियर्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। और मौसमी जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, अपक्षय अपरदन जिनको हम कहते हैं, सूरज की धूप, है ना, और जो भौतिक क्रियाएं होती हैं उन सभी की वजह से। तो पहले उसकी परिभाषा बता दीजिए। ये सबसे बड़ा आंसर है, 200 वर्ड्स का है, तो कोशिश करिए कि उसमें चीज़ों को बड़े विस्तार से लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न इस मानसिकता से लिखे जाते हैं कि इंटरव्यू जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति है उसको सब कुछ आता है और मुझे उसको सिर्फ क्लू देना है, मुझे सिर्फ कीवर्ड्स लिख देने हैं, वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो 10 नंबर का प्रश्न है, जो सबसे लॉन्ग आंसर्स हैं, उसमें आपको इस तरीके की मानसिकता रखनी है कि जो कॉपी चेक करने वाला है उसको कुछ भी नहीं आता, सब कुछ मुझे ही बताना है, मतलब हर एक चीज़ का विस्तार। तो मृदा अपरदन पहले बताइए, डिटेल में बताइए, 40-50 शब्दों का प्रयोग करिए, 4 से 5 लाइनों का, और फिर ये बताइए कि मृदा अपरदन के क्या क्या कारण है ना। तत्वों की बात मैंने कर ही ली है कि कौन कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, ठीक है। ये कारण लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, उनको बता दीजिए कि वनों का ह्रास होता है तो भी होगा, है ना। और चंबल, बीहड़, है ना, झूमिंग, ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, भूस्खलन, है ना, हिमानी यानी ग्लेशियर्स वाला जो आप देख रहे हैं, यही सारे बिंदु हैं और इनको पढ़ करके आपको लिखना है ना। थोड़ा डिटेल में दे दिया है, इसको अच्छे से पढ़िए। उसी के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है वो है सेल गैस क्या है और इस पर टिप्पणी लिखिए, है ना। तो चट्टानों के नीचे जो दबी हुई जो गैस आप देख रहे हैं ना, प्राकृतिक गैस, जो कि सेल संरचनाओं के अंदर, है ना, जो रिक्तिकाएं बनी हुई हैं उसके अंदर वो संचित है, वहाँ पर फंसी हुई जो जिस गैस को हम देख रहे हैं। सबसे पहली बार चूंकि यूएसए ने इसकी सर्च की इसलिए किया था, इसलिए हमने उसका जिक्र कर दिया है कि सबसे पहले यूएसए में सेल गैस को एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था, बाकी दुनिया में उसके बाद शुरू किया गया। जैसे मध्य प्रदेश में आप जैसे भारत में आप देखेंगे तो आपको गुजरात से लेकर के असम तक के क्षेत्र में मिलेगा। असम में जो नाहर कटिया का एरिया है, जहाँ पर पेट्रोलियम के उत्पाद बहुत माने जाते हैं, बंगाली खाड़ी के किनारे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जो कि हमारे भूमि क्षेत्र को टच करता है, वहाँ पर पाया जाता है। गुजरात के आसपास का जो एरिया आप देख रहे हैं वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी इसकी बनी हुई है। तो सेल गैस पर सबसे पहले तो ये बताइए कि होती क्या है, फिर बताइए कि भारत विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती है, फिर बताइए कि भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, फिर बताइए कि इसके उपयोग में क्या बेनिफिट है। गैसेस के उपयोग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ग्रीन फ्यूल है, हरित ईंधन। और ग्रीन फ्यूल को जिसमें जो देश प्रयोग करता है उसकी अर्थव्यवस्था को ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है ना, हरित अर्थव्यवस्था कहा जाता है उनके देश के इकोनॉमी को। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, महत्व बता दीजिए। ये बताइए कि इसका पर्यावरणीय नुकसान नहीं है, इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिलते, एसिड रेन नहीं होता है, ताजमहल जो है उसका जो कलर खराब हो रहा है वो नहीं होगा, है ना, लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं वो सब नहीं होगा, और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सीएनजी जो है उसको पेट्रोल की तुलना में आप देख रहे हैं वो सस्ती भी है, और उससे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके के जो बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, सेल गैस के साथ में भी हम ऐसी बात कर सकते हैं कि इसको भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है और इसमें एक अपार संभावना देखी जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि क्या है, लाभ और सीमाएं बताइए, है ना। तो सबसे पहले तो डिफाइन करिए, ये बता दीजिए कि किस व्यक्ति ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, जैविक कृषि होती क्या है ना, और फिर उसके बाद बताइए कि इससे बेनिफिट्स क्या होते हैं। 50 शब्दों में जैविक कृषि को परिभाषित करिए, फिर उसके बाद सीधे हेडिंग डालिए उसमें कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। लाभ भी आपको पता है कि हम बिना कीटनाशक बिना रसायन डाले अगर हम कोई खेती कर रहे हैं तो उससे जो उगने वाली चीज़ें हैं वो 100% नेचुरली जो है वो क्या होंगी, शुद्ध फॉर्म में होंगी। और ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने पर, उनका उपभोग करने पर मानव जो खाद्य श्रृंखला है उसमें रोगों की संभावना सबसे न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। फिर आगे जो इसके बेनिफिट्स हैं उनको बताइए कि भाई इसमें ये जीरो टिलेज फार्मिंग भी इसको कहते हैं, शून्य कृषि, है ना, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें भूमि का, जमीन का अधिकतम दोहन नहीं किया जाता, पानी का दुरुपयोग नहीं किया जाता है ना, बहुत कम लागत में हो जाती है चीज़ें वहाँ पर। तो उसके कुछ बेनिफिट्स बताइए, सस्ती है ना, और ये सारी चीज़ें हैं। सीमाओं की बात की जाए तो उसका मतलब ये है कि इसमें क्या क्या हानियाँ हैं या इसमें क्या क्या सुधार की संभावना बनती है। तो सीमाओं का मतलब ये है कि हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पर उतरे ही इसीलिए थे क्योंकि 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इसको खाना नहीं खिला पा रहे थे।
तो अतिरिक्त अगर प्रोडक्शन करना है, सरप्लस प्रोडक्शन करना है, तो हमको फर्टिलाइज़र तो डालने ही पड़ेंगे। अगर एक खेत जिसकी जिसकी कैपेसिटी 5 क्विंटल के उगाने की है, अगर वो 5 क्विंटल गेहूँ उगाता है, तो उससे हम अपनी पूरी जनसंख्या को खाना नहीं खिला सकते। हमको वहाँ पर 50 क्विंटल का प्रोडक्शन चाहिए, है ना? तो क्वालिटी प्रभावित हो सकती है, बट कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले कि लोग भूख से ना मरें, भुखमरी का शिकार ना हो। तो ये कुछ इसकी सीमाएँ हैं, इस तरीके के और जो बिंदु हैं वो भी इस पर लिखे हुए हैं, उसको देख लीजिए। जैसे जैविक कृषि के लिए परंपरागत जो सीड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, बट मिले कहाँ? अब तो पूरे विश्व में या भारत में जो आप देख रहे हैं, तो लोग हमारे जो परंपरागत बीज थे वो तो हमने ख़त्म कर दिए। अब हर एक किसान को आप देखिए, वो अगली फसल के बीज बोने के लिए मार्केट जाता है, दुकान से उठा के लाता है। पहले लोग उसका एक हिस्सा अपने पास संरक्षित रखते थे। अगला प्रश्न है उसी के अथवा में मृदा परीक्षित का पूछा गया है, सॉइल प्रोफाइल, है ना? तो ये मेरे हिसाब से आप लोग को पता है, उसमें लेयर्स होती हैं, हॉरिज़ॉन्स होते हैं, है ना? 0 ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके चलता जाता है, 4-5 लेयर्स होती हैं। इस प्रश्न में आपको जो है, आप डायग्राम भी दे सकते हैं साइड में, और आप उसको बता सकते हैं कि जो 0 लेयर होती है वो सबसे ऊपर की लेयर होती है, टॉप सॉइल जिसको कहते हैं। जब तेज बौछार के साथ में बारिश होती है, तो सबसे ऊपर की मिट्टी जो बह जाती है मृदा परिक्षेदिका में, उसको 0 लेयर कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। ये जो टॉप सीट है, सॉइल सीट, यही सबसे पहले तेज पानी में कट जाती है, बह जाती है। उसके जस्ट नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, जब बीजों को बोया जाता है, तो दुनिया में ए जो लेयर होती है, या ए प्लस की जो लेयर होती है, अगर बड़े पौधे को लगाया जा रहा है तो वो ए प्लस में लगेगा, और अगर सीड लगाए जा रहे हैं तो वो ए लेयर में लगाया जाएगा, है ना? खुरपी से या किसी भी छोटे उपकरण से जो है मिट्टी को थोड़ा सा खोद करके और उसमें बीज डाल दिए गए हैं, ठीक है? जो पौधों की जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें, ना कि पेड़ों की जड़ें, पौधों की जड़ें जो हैं वो बी लेयर तक जाती हैं। जैसे गेहूं के पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो वो ज़मीन से बहुत नीचे नहीं गया होगा, वो मुश्किल से मान लीजिए आपकी मुश्किल से 1 फीट के आसपास भी नीचे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं या नीम का पेड़ लगाते हैं, तो वो सी लेयर जो होती है मृदा परिक्षेदिका की, वहाँ तक जाता है, ठीक है? फिर उसके नीचे आप जाएँगे तो आपको मिनरल्स निकालने हैं। अगर आपको मिनरल्स चाहिए तो आपको खनन करना पड़ेगा। माइंस में जो खनन होता है वो सी लेयर के आसपास होता है। और नीचे अगर आपको जाना है तो भूगर्भिक जल जिसको कहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर, आपने कुएँ की खुदाई देखी होगी, ट्यूबवेल को देखा होगा, जब बोर किया जाता है तो हम सी लेयर से भी नीचे चले जाते हैं। तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें मिलेंगी मिट्टी के एरिया में, ये जो बात की जा रही है, मृदा परिक्षेदिका की बात की जा रही है। ठीक है? थर्ड प्रश्न है, जलवायु शब्द से क्या अभिप्राय है? कोपेन ने कैसे इसको डिवाइड किया है? तो कोपेन का वर्गीकरण, है ना, सब जग जाहिर है, आपको पता ही है। जलवायु शब्द से क्या अभिप्राय है? तो जलवायु के बारे में बता दीजिए। जलवायु और मौसम, है ना, 2 अलग-अलग शब्द होते हैं। मौसम बहुत कम समय का जो हमारा पर्यावरणीय जो परिवर्तन होता है, हमारे आसपास का जो ऋतु का जो सीज़न का जो चेंजेस है, उसको हम मौसम कह रहे हैं। और जब इसमें दीर्घकालिक परिवर्तन हम देखते हैं, 30 से 35 वर्षों का जब हम औसत निकालते हैं, तो उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये उसकी टेक्निकल डेफिनिशन है। कोपेन का वर्गीकरण आप देख ही रहे हैं। उसने किस तरीके से पूरे विश्व को इस तरीके से डिसाइड किया है। भारत में कौन-कौन सा क्षेत्र कहाँ-कहाँ पर पाया जाएगा, उसके बारे में इस तरीके से बात की गई है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं सिंबॉलिक जो कि आपको यूज़ करनी है ना? आप लोग इससे बच नहीं सकते हैं, आपको इसको लिखना ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसे अगर टेक्निकल फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत कमज़ोर दिखाई देगा। तो कोपेन ने किस तरीके से दुनिया का वर्गीकरण किया और उसमें हमको क्या-क्या बताना है वो बता दीजिए? हमने इस आंसर में ये दिया है कि कोपेन के वर्गीकरण के साथ-साथ भारत में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसे-कैसी जलवायु पाई जा रही है। गोवा का बता दिया, तमिलनाडु का बता दिया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बता दिया, गुजरात बता दिया, राजस्थान बता दिया, गंगा का मैदान, अरुणाचल प्रदेश, हिमालयन क्षेत्र, ठीक है? इसको देखिए और बताइए। अगर आप इसमें केवल चार्ट भी बना दें तो ये आपका आंसर बहुत बेहतरीन माना जाएगा, है ना? अगला प्रश्न, अमृत क्रांति योजना को सविस्तार से समझाइए। ये नदी जोड़ो परियोजना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस पर एक कंसेप्ट दिया था, ये उनका विज़न था। प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयन नदियाँ, हिमालयन नदियाँ जिनमें साल भर पानी भरा रहता है उनको सदा नीरा कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जिनमें साल भर पानी नहीं होता, है ना, 8-9 महीने के बाद उनमें पानी लगातार कम होता जाता है, और जो उनके आसपास में जो मानव बस्ती है, जो इंसान रह रहे हैं, उनको पानी की उपलब्धि नहीं हो पाती। तो जब पानी कम हो जाएगा तो वहाँ पर लोग कैसे रहेंगे और इसका समाधान क्या होगा? खेती-बाड़ी कैसे करेंगे? ठीक है? तो या तो प्रवास होगा, माइग्रेशन होगा। तो माइग्रेशन की समस्या को, यानी जो समस्याएँ हैं उनसे बचने के लिए क्या किया जाए?
तो एक कंसेप्ट दिया गया कि उत्तर भारत की जो हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो नदियाँ निकल रही हैं, उनको दक्षिण भारत की इस तरीके की नदियों से जोड़ा जाए। ठीक है? तो ये एक बड़ा कंसेप्ट है और इसके अच्छे परिणाम हैं, है ना? अमृत क्रांति परियोजना जो आप देख रहे हैं, भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। मध्य प्रदेश इसमें खुशनसीब इसलिए है क्योंकि जो पहला ही प्रोजेक्ट है, केन बेतवा लिंक, 2 नदियों को जोड़ने का, वो सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में ही लागू हुआ और हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर जो सूखे की स्थिति थी, उससे जूझने के लिए, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए केन और बेतवा जो नदियाँ हैं, उनको जोड़ा गया है और हम उसमें ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर कृषि सिंचित कृषि का जो क्षेत्र है, वो बढ़ेगा, लोग फसलों का उत्पादन कर पाएँगे, पर्यटन के लिहाज से वहाँ पर रिवर फ्रंट बनने की संभावना चल रही है और चूँकि बुंदेलखंड जो है वो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में उसके यहाँ बहुत सारे मंदिर थे, ओरछा, टीकमगढ़, नेवाड़ी ये सब जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया वहीं पर है। तो हमारी उम्मीद है कि वहाँ पर एक बार वापस से विकास, है ना? आ जाएगा, वहाँ पर होगा ये सब कुछ। लेकिन इसके साथ-साथ इस परियोजना में कुछ खामियाँ भी हैं। जैसे हर एक नदी का अपना एक इकोसिस्टम होता है। अगर आपने 2 नदियों को जोड़ दिया तो उसके अंदर रहने वाले जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, है ना? उनकी लाइफ प्रभावित होती है, बायोडायवर्सिटी प्रभावित होती है। चंबल में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है वो गंगा के पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती और गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको आप चंबल में नहीं छोड़ सकते। तो हर जगह का एक अपना क्लाइमेट है, तो इस बायोडायवर्सिटी को भी मेंटेन करना है। और भी समस्याएँ हैं, एक क्लाइमेटिक भी हैं, दूसरी बात है कि प्रैक्टिकल इश्यूज़ भी हैं कि बहुत बड़ी-बड़ी नदियाँ और बहुत दूर-दूर की जो नदियाँ हैं, उनको कैसे एक-दूसरे को जोड़ा जाए, ठीक है? लेकिन अभी हम इस पर उतर चुके हैं और हम इसको अच्छा एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि भारत जैसे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। बिहार का क्षेत्र कोसी का देखिए, हुगली का देखिए, दामोदर नदी का देखिए और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हर साल सूखा पड़ता है। तो ये जो बाढ़ वाली नदियाँ हैं, अगर इनको हम दूसरी नदियों से लिंक कर देंगे तो बाढ़ की संभावना हमारी जो है वो समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो कुछ बेनिफिट्स तो हैं ही नो डाउट और मध्य प्रदेश सरकार अभी जो हमारे यहाँ 2028 में जो कुंभ है, उसके आयोजन से पहले-पहले हमारी कोशिश ये चल रही है कि हम 2026 तक जो है नर्मदा क्षिप्रा जो लिंक है या गंभीर और क्षिप्रा नदी का जो लिंक आप देख रहे हैं, उसको भी करने का प्रयास जारी है ना? काफ़ी हद तक हम पानी का एक्सचेंज कर लेते हैं। इस प्रश्न के अथवा में हमने केन-बेतवा लिंक परियोजना लिख ही दिया था। ऊपर वाले में हमने उसका उदाहरण दे ही दिया था, वही पार्ट है। अमृत क्रांति एक कंसेप्ट है, ये उसका एक हिस्सा है। यहाँ पर डेडिकेटेड एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। हम चर्चा कर चुके हैं इस पर। मध्य प्रदेश में वन पेटियों का वर्णन पूछा गया है, एक मैप हमने बना दिया है। आप चाहें तो चूँकि 10 नंबर का प्रश्न है तो आप उसमें दीर्घोत्तरीय में आप बना सकते हैं, है ना? मैप बना कर के आप बता सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर है, सागौन वन कहाँ पर है, कितनी वर्षा होती है और क्या कुछ है और इसका डिस्क्रिप्शन हमने बहुत डिटेल में दिया हुआ है ना? 4 पेटियों के रूप में हमने दे दिया है। सतपुड़ा, मैकल, बघेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, है ना? किस प्रकार के वन पाए जाएँगे वहाँ पर। पन्ना विंध्याचल श्रेणी दिया हुआ है और लास्ट में दिया है मुरैना शिवपुरी का पठार, है ना? ऊपर वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं, शुष्क और अर्धशुष्क वन, है ना? शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र है और जो राजस्थान के साथ में जो टच करते हैं। बबूल, कीकर इस तरीके के जो वृक्ष हैं, वैसे ही जैव विविधता पाई जाती है ना? बीड़ी कहाँ उत्पादन किया जाएगा, लघु वनोपज कहाँ पर मिलेंगे, है ना? जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो वनों से प्राप्त होने वाला जो बड़ा उत्पाद है वो क्या-क्या है, टिम्बर कहाँ से मिल रहा है हमको, है ना? बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के जो हैं वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। तो डायग्राम बना दीजिए और 4 पार्ट में ये है उसको बता दीजिए, ठीक है ना? चाहें तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि वहाँ पर कौन-कौन सी सेंचुरी है, कौन-कौन सा नेशनल पार्क है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ये संरक्षित, आरक्षित किस तरीके के वनों में शामिल होते हैं। द लास्ट वन इज मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। इस कथन पर टिप्पणी लिखिए। जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानसूनी जलवायु है, ये तो बताइए कि पूरा भारत ही चूंकि मानसूनी जलवायु पर आधारित है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र तो है ही, है ना? हालांकि हम समुद्र को टच नहीं करते इसलिए हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा उस पर है, ठीक है? तो मानसूनी जलवायु पर पहले तो बताइए कि होती क्या है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है, इसके लिए क्या तर्क हैं, कौन 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 से भूगोल शास्त्री जो हैं इस बात को लेकर के पुष्टि करते हैं।
अभी हमने ऊपर कोपेन का वर्गीकरण देखा है, तो कोपेन की भी चर्चा उसमें कर लीजिए, है ना। और इस तरीके से बताते हुए फिर आप बताइए कि मध्य प्रदेश में जो मानसून है जलवायु की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हिस्सा दिया हुआ है। क्योंकि उत्तर बड़ा है तो आप चाहें तो इसमें वेनसोंग का जिक्र कर सकते, सॉरी फाहियान का जिक्र कर सकते हैं, जिसने मालवा की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु कहा था। और जब वो मालवा के क्षेत्र में विजिट करता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो उसने उस पर जो बातें कही, है ना। तो मध्य प्रदेश की जलवायु का चर्चा कर ली। आगे हम ये गलत चीज ऐड हो गई। हाँ, अब ये जो लास्ट उसका अथवा का जो प्रश्न है वो है कि मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं बताइए। और दो भूगोल शास्त्री जो कि भारत के हैं, भूगोलवेत्ता जो जोग्राफर हैं, AR सुब्रमण्यम और T मन नारायण, इन लोगों ने जलवायु के वर्गीकरण को किस तरीके से बताया है, वो पॉइंट आपको बताना है। तो जलवायु की विशेषता मध्य प्रदेश को लेकर के वो तो लिखी ही है, देख लीजिए, है ना। यही आपको आंसर ऊपर भी आप लिख सकते थे। AR सुब्रमण्यम और T मन नारायण ने क्या क्या लिखा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी हैं। स्टेपी प्रकार की जलवायु आप जानते ही होंगे, है ना। जो स्टेपी और प्रेरीज दो तरीके की है। स्टेपी यूक्रेन का जो एरिया है यूरोप का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिस पर गेहूं के बड़े बड़े मैदान हैं, है ना। और इसीलिए उसको बास्केट ऑफ वीट कहा जाता था। अब तो खैर यूक्रेन की स्थिति पिछले 3-4 सालों में बहुत अलग तरीके की है, तो वो अलग पॉइंट है। कोपेन के अतिरिक्त AR सुब्रमण्यम और टी जो श्रीमन नारायण हैं, इनकी जो ज्योग्राफी का पॉइंट है उसको बहुत ऑथेंटिक माना गया है। तो कभी अगर एग्जाम में आपसे ना भी पूछे तो आप अगर किसी व्यक्ति या किसी विशेषज्ञ की तरफ से अपनी बात कहते हैं तो आपके आंसर का वजन बढ़ता है। और कोशिश करिए कि इन लोग के नाम याद रखें। 2 ही 4 लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबे नाम नहीं है, और इनको कंप्लीट किया जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा एक चर्चा हमने उस पर कर दी है, और ये पूरा उसका फुल लेंथ आंसर है। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। और आगे भी जो सीरीज़ है उस पर हम इसी तरीके से तेज़ी से आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर किसी प्रश्न में अगर आपको कुछ पूछना है तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।